नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में आर्थिक सुधारों को किए जा रहे उस आह्वान को लेकर। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर पर अपने भाषण के दौरान कहा कि हमारी सरकार आर्थिक सुधारों को लेकर काफी संजीदा है और वो तमाम आर्थिक सुधार किसी दबाव में नहीं बल्कि लोगों की इच्छाओं और जरूरतों के मुताबिक किए जा रहे हैं। दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश के आज़ादी के इस 75 साल के इतिहास में इस साल जो हम अमृत वर्ष मना रहे हैं, मेरी नज़र में इस 75 साल की जो सबसे बड़ी परिघटना है वह नई आर्थिक नीति है जो 1991 में कांग्रेस सरकार के द्वारा नरसिंह राव और मनमोहन सिंह डुओ ने मिलकर के लाई थी। और उस नई आर्थिक नीति के बाद से देश के राजनीतिक इतिहास जो आज़ादी के बाद लिखा गया वह एक दूसरा अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नए सिरे से एक नया रिजीम मिलता है, एक नई गतिशीलता मिलती है। लेकिन दोस्तों हम यह भी कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के नरसिंह राव और मनमोहन सिंह के द्वारा लाई गई इस नई आर्थिक नीति पर उस सबसे ज्यादा तेज दौड़ लगाने का काम इस कांग्रेस पार्टी की मुख्य प्रतिद्वंदी दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करती है। 1998-99 में शासनारूढ़ हुई अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए ने नई आर्थिक नीति की एक नई इबारत लिखने का काम किया। वही एनडीए 2004 में सारे अच्छे इंडिकेटर के बावजूद भारतीय राजनीति के एक बेहद जरूरी फैक्टर पॉपुलिज्म, एक बेहद जरूरी फैक्टर राजनीतिक पैंतरेबाजी, उनके प्लेटर में तमाम अच्छाइयां थीं। आर्थिक विकास से लेकर तमाम नेशनल इंडिकेटर जीडीपी और वगैरह वगैरह अच्छे होते हुए भी पॉपुलिज्म नहीं था, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म नहीं था, पॉलिटिकल पैंतरा नहीं था। और वह एनडीए वाजपेयी की शासन में जो वो चल रही थी वह 2004 के चुनाव में हार जाती है। और तमाम टिप्पणीकारों को यह बेहद हैरतनाक लगा कि देश की सारी आर्थिक और राजनीतिक हालत बेहतर होते हुए भी वह पार्टी शासन से बाहर निकल जाती है। और वह कांग्रेस पार्टी जो यूपीए के रूप में पुनः शासन रूढ़ होती है उस नई आर्थिक नीति को एक तरह से नए सिरे से ले आती है और वो कहती है कि हम नई आर्थिक नीति का मानवीय चेहरा देंगे। और वो फिर से वह पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स के ट्रैक पर चली आती है। दोस्तों नरेंद्र मोदी की बात चल रही थी। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जिन आर्थिक सुधारों की बात कर रहे हैं, हम ये कहेंगे कि आर्थिक सुधारों में एक नया अध्याय नरेंद्र मोदी ने जरूर लिखा। इसके तहत जो स्कीमें बनाई गई, जो योजनाएं बनाई गई, जिसमें अधिकतर में प्रधानमंत्री उपसर्ग जोड़ा गया, वह स्कीमें बड़ी ही वेल डिजाइन थी। न केवल आर्थिक रूप से उसमें सब्सिडी नहीं थी, उसमें सरकार की तरफ से अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं था, बैंकों का ज्यादा जोर दिया गया, बैंकों पर ज्यादा जरूर भार डाला गया, सभी लोन दी बेस्ट स्कीम थी। लेकिन इन तमाम आर्थिक निर्णयों और आर्थिक सुधारों के बावजूद जो नरेंद्र मोदी अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर में आह्वान दे रहे थे, हम ये कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने 3 बड़ी आर्थिक गलतियां भी की। राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों को हम इस कार्यक्रम में उल्लेख करना चाहते हैं, लेकिन हम पहले आर्थिक सुधारों की बात करें जिस बात का उल्लेख नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किया कि उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी आनन फानन में लाई गई। सुधार का बड़ा कदम था लेकिन पूरी तैयारी नहीं थी। और यही वजह है कि 2017 के बाद जुलाई, जिसका 5 साल अभी एक तरह से अवसर बनाया गया, तमाम मॉडिफिकेशन किए गए, तमाम उसमें बदलाव लाए गए और अलग अलग समय पर अलग अलग सुधार लाए गए। अभी भी पेट्रोलियम, ब्रेवरी और लैंड रजिस्ट्रेशन जैसे एलिमेंट अभी भी जीएसटी के रिजीम से बाहर रखे गए हैं। लेकिन आर्थिक सुधारों को लेकर के जब नोटबंदी या सरकार लाती है तो पूरे आर्थिक सुधार के सारे फायदे एक तरह से मटिया मेट हो जाते हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा एजेंडा 2014 के चुनाव में बना और वह भ्रष्टाचार जो मेरे इन पीछे रखी हुई सभी किताबों का मूल प्रतिपाद्य विषय है, वह सुशासन
जो इन किताबों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इसलिए मैंने इस सत्य असत्य और अर्धसत्य कार्यक्रम में आर्थिक सुधारों पर जब मोदी ने बयान दिया तो मैं इस पर यह बात कहने जा रहा हूं कि आर्थिक सुधारों के इस लाने के क्रम में नोटबंदी, जीएसटी, देशबंदी और किसानों के एमएसपी की लीगलाइज करने की डिमांड को नहीं मानना, ये नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक गलतियां थी। इसके बावजूद कि उनके सारे कार्यक्रम कहीं न कहीं एम्पावरमेंट करने वाले हैं और कुछ कार्यक्रम तो बुनियादी फायदा करने वाले थे, जैसे कि उज्ज्वला योजना, जैसे कि सौभाग्य योजना, जैसे कि आवास योजना, जैसे कि शौचालय योजना, ये सब अच्छी योजनाएं थी सामाजिक आर्थिक विकास की। लेकिन दोस्तों, आज इस कार्यक्रम का मेरा मुख्य बिंदु ये है कि आर्थिक सुधारों को लाने वाली, बढ़ाने वाली और उसकी चैंपियन बनने वाली मौजूदा मोदी सरकार यदि आर्थिक सुधारों का चैंपियन अपने को कहना चाहती है तो हम ये कहना चाहेंगे कि वह राजनीतिक सुधारों और प्रशासनिक सुधारों से परहेज क्यों करती है। हमारा मानना है कि आर्थिक सुधार राजनीतिक सुधारों के बिना पूरे नहीं होते, आर्थिक सुधार प्रशासनिक सुधारों के बिना पूरे नहीं होते। राजनीतिक सुधार जिस तरीके से आर्थिक सुधारों के बिना पूरे नहीं होते, प्रशासनिक सुधारों के बिना पूरे नहीं होते, वैसे ही प्रशासनिक सुधार भी राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के बिना पूरे नहीं हो सकते। इन तीनों सुधारों में एक अनोन्य आश्रय संबंध है, तीनों इंटर रिलेटेड हैं। अगर एक को हम टच नहीं करेंगे तो दूसरा अफेक्टेड होगा, दूसरे को टच नहीं करेंगे तो पहला अफेक्टेड नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक सुधारों के नाम पर नरेंद्र मोदी सरकार कुछ ज्यादा ही प्रैग्मेटिक बनी रही है। नरेंद्र मोदी सरकार येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने के वो तमाम जो ट्रेडिशनल हथकंडे हैं उसका वो पूरा इस्तेमाल करती है। दोस्तों, 8 साल के शासन में नरेंद्र मोदी ने एक बात जरूर कही कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन वो 1 टैक्स की भी बात करे और उन्होंने पूरा किया। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की भी वो बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी का एजेंडा भी है 1 नेशन 1 सिविल लॉ। लेकिन अभी अभी उन्होंने अग्निवीर स्कीम ला करके यह साबित कर दिया कि वो 1 नेशन 1 रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं अपनाना चाहते, 1 नेशन 1 एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं अपनाना चाहते, 1 नेशन 1 लेबर पॉलिसी नहीं अपनाना चाहते। तो ऐसे में जब बात आर्थिक सुधारों की होती है तो प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार नरेंद्र मोदी के एजेंडे में क्यों नहीं प्रबलता पाती, वह क्यों उससे परहेज करती है। बात जब राजनीतिक सुधारों की होती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान उन पहचान की राजनीति पर जाता है। पहचान, आज तमाम सुशासन का दावा करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार, तमाम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का दावा करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार, तमाम पॉलिसी पैरालिसिस का विरोध करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार, अपने आप को बेहद निर्णायक सरकार कहने वाली सरकार का दावा करने वाली नरेंद्र मोदी राजनीतिक सुधारों को लेकर वह क्यों एक पैरेलल एजेंडा चलाए रखते हैं। उन्हें क्यों लगता है कि 325 सीटें जीतने के बाद भी उनमें कहीं न कहीं असुरक्षा का भाव है। उन्हें क्यों लगता है कि उनकी वो सारी योजनाएं, सारे आर्थिक कार्यक्रम और तमाम वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट उन्हें फलदायी नहीं होंगे, उन्हें वोटरों का वोट नहीं देंगे जब तक वो हिंदू और मुस्लिम एजेंडे को चलायमान नहीं रखेंगे। अभी तक तो अयोध्या का एजेंडा पुराना था, उसका चलो समाधान निकल गया। आपको अगर काशी और मथुरा का समाधान निकालना था तो उसको पॉलिटिकल डोमेन में, और फिर जो यह मीडिया जो टोटल तौर पे पॉलिटिकल कंट्रोल्ड मीडिया है उसके डोमेन में चलाए रखने की क्या जरूरत थी। क्या उससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होती? क्या देश में दंगे, आगजनी, बंद और जो रोष और रैली जो होती है तो क्या देश की उससे अर्थव्यवस्था और जनजीवन प्रभावित नहीं होता? क्या उससे हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि नहीं बिगड़ती? क्या एक सरकार को एक राजनीतिक दल की भांति, एक सड़क छाप नेता की भांति क्या ऐसा व्यवहार करना चाहिए? क्यों नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो तमाम मुस्लिम देशों की तरफ से प्रतिक्रिया आई उसके बाद ही नरेंद्र मोदी सरकार क्यों संजीदा हुई? क्या लोकतंत्र और संविधान के आदर्शों के मुताबिक, या एक तरह से जो राज धर्म का जो आदर्श के मुताबिक सरकार इस तरीके के एक तरह से अनवांटेड चीजों को क्यों उकसावा देकर, बढ़ावा देकर उसे पनपाए रखना चाहती है? दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया वह केवल नसीहत देने वाला फैसला था। इस मामले का एक तरह से पूरे तौर पर इलाज करने वाला फैसला नहीं था। बुनियादी समाधान
लाने वाला फैसला नहीं था। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार को अपने राजनीतिक सुधार के भी एजेंडे को चलायमान रखना चाहिए और उनमें यह आत्मविश्वास आना चाहिए कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसकी परंपरा और जिसका इतिहास आंतरिक लोकतंत्र से परिपूर्ण रहा है, सामूहिक नेतृत्व से परिपूर्ण रहा है, जिसमें संगठनात्मक चुनाव होते रहे हैं, जिसमें कि हर तरीके की आवाजों को एक तरह से इज्जत दी जाती हो, आज वह पूरा चरित्र बदल चुका है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति बदल चुकी है। वह वन मैन शो और वन एक तरह से पार्टी रूल के लिए तमाम टोटके रचती है, तमाम तरीके की प्रशासनिक और सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग करती है। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि तमाम जो पदों पर नियुक्तियां हैं वह ज्यादा से ज्यादा योग्य लोगों की नियुक्तियां हों। इसे आप राजनीतिक अपॉइंटमेंट के आधार पे, आइडियोलॉजिकल अपॉइंटमेंट के आधार पे, संगठन के हितैषी के होने के अपॉइंटमेंट के आधार पर अपॉइंटमेंट ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें आपका कद बढ़ेगा, आपकी पार्टी का ही कद बढ़ेगा। तो राजनीतिक सुधार के अनेकानेक एजेंडे हैं, चाहे वो फंडिंग को लेकर के हो, चाहे वो पारदर्शिता को लेकर के हो, या विदिन पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म को लेकर के हो, चाहे राजनीतिक दलों के मठाधीशी चरित्र को खत्म करने को लेकर के हो। नरेंद्र मोदी एक बात बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं, वह है राजनीति में वंशवाद को लेकर के, डायनेस्टी कल्चर को लेकर के। यह लोकतंत्र को हर हाल में कमजोर करता है, यह लोकतंत्र में सामंतवाद की याद दिलाता है और उस पर अब निर्णायक हमला हो रहा है और जनता भी कहीं ना कहीं इसका साथ दे रही है। लेकिन प्रैग्मेटिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम नेताओं के पुत्रों को एक तरह से महत्व दिया जाता है। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने अपने बच्चों को, अपने वारिसों को नहीं बढ़ावा दिया। लाल कृष्ण, तमाम छुट भइये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे अभी एमपी, एमएलए और मिनिस्टर बन चुके हैं। अनुराग ठाकुर, क्या बोलते हैं, वरुण गांधी, मेनका गांधी, प्रमोद महाजन की बेटी, या अलग अलग मुख्यमंत्री अपने बेटे और बेटियों को एमपी का टिकट देते हैं। लेकिन शुक्र है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने, जो इतने भाजपा के बड़े नेता रहे, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बढ़ावा दिया और न ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको अभी भी पॉलिटिकल तरीके से एकोमोडेट करने का काम किया है। तो दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि राजनीतिक सुधारों के भी इस भारत में बहुत एजेंडे हैं। लोकतांत्रिक सुधारों को जब तक हम आगे नहीं बढ़ाते हैं तो देश हमारा एक दुनिया के महान लोकतांत्रिक देशों में शुमार नहीं होगा। हमारे देश में वैसे ही हेट्रोजेनिटी है, अलग जातियां, अलग धर्म, अलग प्रांत, अलग वेशभूषा, अलग खानदान और अलग भाषा, अलग बोली, और उसके आधार पर राजनीति परवान चढ़ती है। लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी को वोट बैंक बनाना आसान हो जाता है। गुड गवर्नेंस का एजेंडा वो नेपथ्य में चला जाता है, हाशिए पर चला जाता है और कहीं न कहीं लोकतंत्र हमारा बेमानी बन जाता है, हंसी का पात्र बन जाता है। यह बात अलग है कि नरेंद्र मोदी की भी विगत में जो राजनीति चमकी वह पहचान की राजनीति की ही बदौलत चमकी और आज वो बड़े विजनरी, बड़े एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में उनके प्रशासन का एक तरह से उनकी चर्चाएं आम हो रही है। तो हम कहना चाहेंगे कि आर्थिक सुधारों का दावा करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार को अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, विराट दायरा दिखाते हुए देश में राजनीतिक सुधारों को भी अंजाम देना चाहिए। और फिर हम प्रशासनिक सुधारों की भी बात करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के प्रशासन के जो कोर हिस्से हैं, वो आईएएस, उसकी लॉबी को अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है। भारत में जो भी राजनीतिक दल की सरकार बनती है वो अपना आईएएस लॉबी बनाती है, उन पर कोई हमले नहीं करती है, उनको बदस्तूर कायम रखती है, उन्हें केवल अपना बनाकर उनके जरिए शासन करवाती है। जबकि नरेंद्र मोदी के दो बयानों की मैं याद दिलाऊंगा इस कार्यक्रम में, बड़ा ही वह एक तरह से अपने आप में प्रासंगिक है कहना, कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम जो है अपने शासन काल में कभी राजनीति नहीं करेंगे, केवल चुनाव के 6 महीने पहले हम राजनीति करेंगे। यह उनका बाकायदा पब्लिक डोमेन में आया हुआ बयान है। लेकिन माफ कीजिए, दूसरे टर्म में नरेंद्र मोदी जब से शासनारूढ़ हुई है तब से उनके एक एक निर्णय, एक एक फैसले और एक एक कृत्य सब पॉलिटिकल करेक्टनेस के आधार पर ही किए जाते हैं। उसमें कहीं भी पॉलिटिकल करेक्टनेस से कोई मिसमैनेजमेंट नहीं किया जाता। वह या तो उनकी पार्टी का एजेंडा होता है या उनके आइडियोलॉजी का एजेंडा होता है और प्रशासन को पूरे तौर पर चाक चौबंद रखा गया है, लेकिन सुशासन के लिए नहीं, भ्रष्टाचार पर हमले करने के लिए नहीं,
पब्लिक वेलफेयर लाने के लिए नहीं, जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए नहीं, पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक का रियल सर्वेंट बनाने के लिए नहीं, राजनीतिक विरोधियों को ये प्रकारेण उन्हें फंसाने के लिए, हर हाल में केवल राजनीतिक विरोधियों को भ्रष्ट साबित करने के लिए, राजनीतिक विरोधियों के अपराध को पर्दाफाश करने के लिए। यह ठीक है कि तमाम राजनीतिक दलों में अपराधी हैं, राजनीतिक विरोधी राजनीतिक दलों में भी अपराधी और भ्रष्टाचारियों की भरमार है, लेकिन कभी सत्ताधारियों के भी भ्रष्टाचार का खुलासा तो कीजिए नरेंद्र मोदी, पर्दाफाश तो कीजिए। आप अगर बयान दे देंगे कि प्रशासन अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व के बिना दखलंदाजी के, बिना निर्देश के ये तमाम एजेंसियां, तमाम प्रशासन ये बिल्कुल नहीं सुबह लाते। यह ठीक है कि ये प्रशासनिक मशीनरी पूरी तौर पे मोदी के चंगुल में है, मोदी के हाथ में है और मोदी के निर्देशों की अवहेलना नहीं करती, लेकिन मोदी के वो निर्देश जो जनता जनार्दन की सेवा को लेकर के हों, भ्रष्टाचार और माफियावाद पर एक तरह से हमला करने को लेकर के हों, वो नहीं आते, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत आते हैं। आज पॉलिटिकल वेंडेटा के मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल चरम पर है। मुझे लगता है आजादी के बाद इतना बड़ा पॉलिटिकल वेंडेटा किसी सरकार ने नहीं किया होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के ही पिछली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा के मामले में सबसे सज्जन थी, बिल्कुल जीरो थी, वह बल्कि अपने राजनीतिक विरोधियों को अपनी बेवकूफी से कहें या अपनी सरासयता से कहें या महानता से कहें, कहीं न कहीं उन्हें और एक तरह से लेवरेज प्रदान करती थी। तो मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों, यहाँ तक कि मीडिया के भी अपने विरोधियों और न्यायपालिका और तमाम प्रशासन मशीनरी के लोगों को भी अपने हथकंडों के जरिए उन्हें भयाक्रांत रखती है और कुल मिलाकर के इस देश में लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि इस देश में अभी आपातकाल नहीं है घोषित तौर पे, लेकिन अघोषित तौर पर आपातकाल चल रहा है। इस देश में घोषित तौर पे लोकतंत्र है, लेकिन अघोषित रूप में अभी यहाँ पर अधिनायक तंत्र चल रहा है। एक पार्टी का एक आदमी केवल प्रिवेल कर रहा है, जबकि संसदीय राजनीति में, दलीय राजनीति में हमेशा सामूहिक नेतृत्ववाद पर एक तरह से भरोसा किया जाता है और सामूहिक नेतृत्व के तहत अनेक लोग भागीदारी करते हैं। हो सकता है कि संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से सिद्ध हस्त नेतृत्व हमारे पास नहीं हो। जहां आजादी मिलती हो, छूट मिलती हो, तो अनुशासनहीनता बढ़ जाती हो या एकता नहीं रह पाती हो, तो यह तो हमारे सामने एक अलग प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कोई संगठन या कोई महकमा या कोई देश लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलाया जा सकता? क्या उसे केवल डिक्टेटरशिप के ही जरिए वहां अनुशासन और एकता को कायम रखा जा सकता है? तो यह भारत के लिए एक बड़ा प्रश्न है। हमें वो नेतृत्व चाहिए जो देश में सुशासन की पराकाष्ठा पर ले जाए, लेकिन लोकतंत्र की भी हाइट को, लोकतंत्र की भी उन गौरवशाली ऊंचाइयों को भी बनाए रखे। तो केवल आर्थिक सुधारों का दावा करने से नहीं होगा, हमें राजनीतिक सुधार और प्रशासनिक सुधारों की भी अलग को लगातार जगाए रखना होगा दोस्तों। तो इसी नोट के साथ मैं अपनी ये बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।